ईशर सिंह ने मूंछों पर जमते हुए लोगों को फूंक के जरिए से उड़ाते हुए कहा, जिस मकान पर मैंने धावा बोला था उसमें 7 आदमी थे, 6 मैंने कत्ल कर दिए इसी किरबान से। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त और होस्ट आजम शाह। गाइस, सादत हसन मंटो के बारे में कौन नहीं जानता। वो इंसान जो थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा है, उसने अगर मंटो को पढ़ा नहीं तो सुना ज़रूर है। मंटो एक मशहूर तरीन शख्सियत का नाम है, एक शानदार राइटर, एक शानदार अफसाना निगार, एक शानदार इंसान। वो लोग जो मंटो को जानते हैं वो जानते हैं कि मंटो जो चीज़ जैसे देखता है, जैसे सुनता है, वैसे ही लफ्ज़ों में उसे ढाल देता है। और जब उनके यही एहसासात अफसाने की शक्ल इख्तियार करते हैं तो उसमें उसके कैरेक्टर वही ज़बान बोलते हैं जो उस माशरे में, उन हालात में लोग बोला करते हैं। एक ऐसा ही अफसाना है जिसकी इब्तदा में हमें ऐसा लगता है कि उसमें कहीं फहाशी है, जिनसियत है, लेकिन जो अफसाना आगे बढ़ता है, अपने अख्ताम की तरफ पहुंचता है, तो सुनने वाले, देखने वाले की नज़र में सिर्फ़ और सिर्फ वो अफसाना होता है, उसकी कड़वी सच्चाई होती है, उसकी तल्ख़ हकीकत होती है, और वो उस अफसाने से इंस्पायर नहीं होता, बल्कि उन हालात से, उस कैरेक्टर से, उस तरह की चीज़ों से कहीं ना कहीं नफ़रत महसूस करता है। जी हाँ सामीन, जो मंटो को पढ़ते हैं वो तो समझ गए होंगे कि मेरा इशारा कौन से अफसाने की जानिब है। जी हाँ, वही अफसाना, उनमें से ही एक अफसाना जो आप सोच रहे हैं, ठंडा गोश्त। आइए इस हसीन अफसाने को सुनते हैं और उन तल्ख़ हक़ाइक़ को, ज़िंदगी की उन कड़वाहटों को जो तारीख़ का हिस्सा हैं, महसूस करते हैं। समाअत फरमाइए सादत हसन मंटो का लिखा यह अफसाना, जिसका उन्वान है ठंडा गोश्त। ईशर सिंह जो ही होटल के कमरे में दाखिल हुआ, कुलवंत कौर पलंग पर से उठी, अपनी तेज़ तेज़ आंखों से उसकी तरफ घूर के देखा और दरवाजे की चटखानी बंद कर दी। रात के 12 बज चुके थे। शहर का मुज़ाफ़ात एक अजीब पुरअसरार खामोशी में गर्क था। कुलवंत कौर पलंग पर आलती पालती मारकर बैठ गई। ईशर सिंह, जो गालिबन अपने परागंदा ख्यालात के उलझे हुए धागे खोल रहा था, हाथ में कृपाण लिए एक कोने में खड़ा था। चंद लम्हात इसी तरह खामोशी में गुजर गए। कुलवंत कौर को थोड़ी देर के बाद अपना आसन पसंद न आया और वो दोनों टांगे पलंग से नीचे लटकाकर हिलाने लगी। ईशर सिंह फिर भी कुछ न बोला। कुलवंत कौर भरे भरे हाथ पैरों वाली औरत थी। चौड़े चकले कूल्हे, थुल करने वाले गोश्त से भरपूर, कुछ बहुत ही ज़्यादा ऊपर का उठा हुआ सीना, तेज़ आँखें, बालाई होंठ पर बालों का सुरमई गुबार। ठोड़ी की साख्त से पता चलता था कि बड़े धड़ल्ले की औरत है। ईशर सिंह गो सर नहीं उठाए एक कोने में चुपचाप खड़ा था। सर पर उसकी कसकर बांधी हुई पगड़ी ढीली हो रही थी। उसके हाथ जो कृपान थामे हुए थे थोड़े थोड़े लर्ज़ां थे, मगर उसके कदोकामत और खदोखाल से पता चलता था कि कुलवंत कौर जैसी औरत के लिए मौजू तरीन मर्द है। चंद और लम्हात जब इसी तरह खामोशी से गुजर गए तो कुलवंत कौर छलक पड़ी, लेकिन
तेज तेज आंखों को नचाकर वो सिर्फ इस कदर कह सकी, ईश्वर सैया। ईश्वर सिंह ने गर्दन उठाकर कुलवंत कौर की तरफ देखा, मगर उसकी निगाहों की गोलियों की ताब न लाकर मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। कुलवंत कौर चिल्लाई, ईश्वर सैया, लेकिन फौरन ही आवाज खींच ली और पलंग पर से उठकर उसकी जानिब जाते हुए बोली, कहाँ रहे तुम इतने दिन? ईश्वर सिंह ने खुश्क होंठों पर जुबान फेरी, मुझे मालूम नहीं। कुलवंत कौर भिन्ना गई, ये भी कोई मुआ जवाब है, हैं? ईश्वर सिंह ने कृपाण एक तरफ फेंक दी और पलंग पर लेट गया। ऐसा मालूम होता था कि वो कई दिनों का बीमार है। कुलवंत कौर ने पलंग की तरफ देखा जो अब ईश्वर सिंह से लबालब भरा था। उसके दिल में हमदर्दी का जज्बा पैदा हो गया। चुनाचे उसके माथे पर हाथ रखकर उसने बड़े प्यार से पूछा, जानी, क्या हुआ है तुम्हें? ईश्वर सिंह छत की तरफ देख रहा था। उससे निगाहें हटाकर उसने कुलवंत कौर के मानूस चेहरे को टटोलना शुरू किया। कुलवंत, आवाज में दर्द था। कुलवंत कौर सारी की सारी सिमट कर अपने बालाई होंठ में आ गई। हाँ जानी, कहकर उसको दांतों से काटने लगी। ईश्वर सिंह ने पगड़ी उतार दी। कुलवंत कौर की तरफ सहारा लेने वाली निगाहों से देखा। उसके गोश्त से भरे कूल्हे पर जोर से धप्पा मारा और सर को झटका देकर अपने आप से कहा, एक कुड़ी, क्या दिमाग ही खराब है? झटका देने से उसके केस खुल गए। कुलवंत कौर उंगलियों से उनमें कंघी करने लगी। ऐसा करते हुए उसने बड़े प्यार से पूछा, ईश्वर सैया, कहाँ रहे तुम इतने दिन? बुढ़ी की मां के घर। ईश्वर सिंह ने कुलवंत कौर को घूर के देखा और दफातन दोनों हाथों से उसके उभरे हुए सीने को मसलने लगा। कसम वाहे गुरु की बड़ी जानदार औरत है। कुलवंत कौर ने एक अदा के साथ ईश्वर सिंह के एक हाथ को झटका दिया और पूछा, तुम्हें मेरी कसम, बताओ कहाँ रहे? शहर गए थे? ईश्वर सिंह ने एक ही लपेट में अपने बालों का जूड़ा बनाते हुए जवाब दिया, नहीं। कुलवंत कौर चिढ़ गई, नहीं, तुम जरूर शहर गए थे और तुमने बहुत सा रुपया लूटा है जो 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 मुझसे छुपा रहे हो। वो अपने बाप का तुखम ना हो जो तुमसे झूठ बोले। कुलवंत कौर थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई, लेकिन फौरन ही भड़क उठी। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता, उस रात तुम्हें क्या हुआ? अच्छे भले मेरे साथ लेटे थे, मुझे तुमने वो तमाम गहने पहना रखे थे जो तुम शहर से लूट कर लाए थे। मेरी भक्तियां ले रहे थे, पर जाने एकदम तुम्हें क्या हुआ? उठे और कपड़े पहनकर बाहर निकल गए। ईश्वर सिंह का रंग सर्द हो गया। कुलवंत कौर ने यह तब्दीली देखते ही कहा, देखा कैसे रंग नीला पड़ गया? ईश्वर सैया, कसम वाहे गुरु की, जरूर कुछ दाल में काला है। तेरी जान की कसम, कुछ भी नहीं। ईश्वर सिंह की आवाज बेजान थी। कुलवंत कौर का शुभा और ज्यादा मजबूत हो गया। बालाई होंठ खींचकर उसने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, ईश्वर सैया, क्या बात है? तुम वो नहीं हो जो आज से 8 रोज पहले थे। ईश्वर सिंह एकदम उठ बैठा, जैसे किसी ने उस पर हमला किया था। कुलवंत कौर को अपने तनोमंद बाजों में समेटकर उसने पूरी कुव्वत के साथ पमोड़ना शुरू कर दिया। जानी, मैं वही हूं। कुट-कुट वाजपियां तेरी निकले हटा दी गर्मी। कुलवंत कौर ने मज़ाहमत न की, लेकिन वो शिकायत करती रही, तुम्हें उस रात हो क्या गया था? बुरी की मां का वो हो गया था। बताओगे नहीं? कोई बात हो तो बताऊं। मुझे अपने हाथों से जलाओ अगर झूठ बोलो तो। ईश्वर सिंह ने अपने बाजू उसकी गर्दन में डाल दिए और होंठ उसके होंठों में गाड़ दिए। मूंछों के बाल कुलवंत कौर के नथनों में घुसे तो उसे छींक आ गई। दोनों हंसने लगे। ईश्वर सिंह ने अपनी सदरी उतार दी और कुलवंत कौर को शहवत भरी नजरों से देखकर कहा, आ जाओ, एक बाजी ताश की हो जाए। कुलवंत कौर के वालाई होंठ पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें फूट आईं। एक अदा के साथ उसने अपनी आंखों की पुतलियां घुमाई और कहा,
चल दफान हो। ईशा सिंह ने उसके भरे हुए कूल्हे पर जोर की चुटकी ली। कुलवंत कौर तड़प कर एक तरफ हट गई। ना कर ईशर सैया, मेरा दर्द होता है। ईशा सिंह ने आगे बढ़कर कुलवंत कौर का बालाई होंठ अपने दांतों तले दबा लिया और कचकचाने लगा। कुलवंत कौर बिल्कुल पिघल गई। ईशा सिंह ने अपना कुर्ता उतार कर फेंक दिया और कहा, लो फिर हो जाए तो अब चाल। कुलवंत कौर का बालाई होंठ कपकपाने लगा। ईशा सिंह ने दोनों हाथों से कुलवंत कौर की कमीज का घेरा पकड़ा और जिस तरह बकरे की खाल उतारते हैं उसी तरह उसको उतार कर एक तरफ रख दिया। फिर उसने घूर के उसके नंगे बदन को देखा और जोर से उसके बाजू पर चुटकी भरते हुए कहा, कुलवंत, कसम वाहे गुरु की बड़ी करारी औरत है तू। कुलवंत कौर अपने बाजू पर उभरते हुए लाल धब्बे को देखने लगी। बड़ा जालिम है तू ईशर सैया। ईशर सिंह अपनी घनी काली मूछों में मुस्कुराया। होने दे आज जुल्म। और ये कहकर उसने मजीद जुल्म ढाने शुरू किए। कुलवंत कौर का बालाई होंठ दांतों तले किचकिचाया, कान की लौ को काटा, उभरे हुए सीने को भपोड़ा, उभरे हुए कूलों पर आवाज़ पैदा करने वाले चांटे मारे, गालों के मुंह भर भर के बोसे लिए, चूस चूस कर उसका सारा सीना थूक से लथेड़ दिया। कुलवंत कौर तेज आंच पर चढ़ी हुई हांडी की तरह उभलने लगी, लेकिन ईशर सिंह इन तमाम हीलों के बावजूद खुद में हरारत पैदा न कर सका। जितने गुर और जितने दांव उसे याद थे सब के सब उसने पिट जाने वाले पहलवान की तरह इस्तेमाल कर दिए, पर कोई कारगर न हुआ। कुलवंत कौर ने जिसके बदन के सारे तार तनकर खुद ब खुद बज रहे थे, गैर ज़रूरी छेड़छाड़ से तंग आकर कहा, ईशा सैया काफ़ी फेंक चुका, अब पत्ता फेंक। ये सुनते ही ईशा सिंह के हाथ से जैसे ताज की सारी गड्डी नीचे फिसल गई। हाँपता हुआ वो कुलवंत कौर के पहलू में लेट गया और उसके माथे पर सर्द पसीने के लेप होने लगे। कुलवंत कौर ने उसे गरमाने की बहुत कोशिश की मगर नाकाम रही। अब तक सब कुछ मुंह से कहे बगैर होता रहा था, लेकिन जब कुलवंत कौर के मुंतज़िर अमल आज़ा को सख्त नाउम्मीदी हुई तो वो छल्ला कर पलंग से नीचे उतर गई। सामने खूंटी पर चादर पड़ी थी, उसको उतार कर उसने जल्दी जल्दी ओढ़कर और नथने फुलाकर बिफरे हुए लहजे में कहा, ईशा सैया वो कौन हरामजादी है जिसके पास तू इतने दिन रहकर आया है, जिसने तुझे निचोड़ डाला है। ईशा सिंह पलंग पर लेटा हाँपता रहा और उसने कोई जवाब न दिया। कुलवंत कौर गुस्से से उबलने लगी। मैं पूछती हूं कौन है चुड्डो, कौन है वो लफ्ती, कौन है वो चोर पिता। ईशा सिंह ने थके हुए लहजे में जवाब दिया, कोई भी नहीं कुलवंत, कोई भी नहीं। कुलवंत कौर ने अपने भरे हुए कूलों पर हाथ रखकर एक अज़्म के साथ कहा, ईशर सैया मैं आज झूठ सच जान के रहूंगी। खा वाहे गुरुजी की कसम, क्या इसके तह में कोई औरत नहीं। ईशर सिंह ने कुछ कहना चाहा मगर कुलवंत कौर ने उसकी इजाज़त न दी। कसम खाने से पहले सोच ले कि मैं सरदार निहाल सिंह की बेटी हूं, टिक्का बोटी कर दूंगी अगर तूने झूठ बोला। ले अब खा वाहेगुरु जी की कसम, क्या इसकी तह में कोई औरत नहीं। ईशा सिंह ने बड़े दुख के साथ इस बात में सर हिलाया। कुलवंत कौर बिल्कुल दीवानी हो गई। लपक कर कोने में से कृपान उठाई, बयान को केले के छिलके की तरह उतार कर एक तरफ फेंका और ईशर सिंह पर वार कर दिया। आन की आन में लहू के फव्वारे छूट पड़े। कुलवंत कौर की इससे भी तसल्ली न हुई तो उसने वहशी बिल्लियों की तरह ईशा सिंह के केस नोचने शुरू कर दिए। साथ ही साथ वो अपने नामालूम सौत को मोटी मोटी गालियां देती रही। ईशर सिंह ने थोड़ी देर के बाद नकाहत भरी इल्तिजा की, जाने दे अब कुलवंत, जाने दे। आवाज में बला का दर्द था। कुलवंत कौर पीछे हट गई। खून ईशा सिंह के गले से उड़ उड़कर उसकी मूंछों पर गिर रहा था। उसने अपने लर्ज़ां होंठ खोले और कुलवंत कौर की तरफ शुक्रिये और गिले की मिली जुली निगाहों से देखा। मेरी जान, तुमने बहुत जल्दी की, लेकिन जो हुआ ठीक है। कुलवंत कौर का हसद फिर भड़का, मगर वो कौन है तुम्हारी माँ। लहू
ईश्वर सिंह की जुबान तक पहुंच गया, लेकिन जब उसने उसका जायका चखा तो उसके बदन पर छुरछुरी से दौड़ गई। और मैं बेनी 6 आदमियों को कत्ल कर चुका हूं इसी कृपान से। कुलवंत कौर के दिमाग में सिर्फ दूसरी औरत थी। मैं पूछती हूं, कौन है वो हरामजादी? ईश्वर सिंह की आंखें धुंधला रही थी, लेकिन एक हल्की सी चमक उनमें पैदा हुई और उसने कुलवंत कौर से कहा, गाली न दे उस भड़वी को। कुलवंत चिल्लाई, मैं पूछती हूं कौन है वो? ईश्वर सिंह के गले में आवाज रुंध गई। बताता हूं, यह कहकर उसने अपनी गर्दन पर हाथ फेरा और उस पर अपना जीता जीता खून देखकर मुस्कुराया। इंसान मां, यह भी एक अजीब चीज है। कुलवंत कौर उसके जवाब की मुंतजिर थी। ईश्वर सैया, तू मतलब की बात कर। ईश्वर सिंह की मुस्कुराहट उसकी लहू भरी मूछों में और ज्यादा फैल गई। मतलब ही की बात कर रहा हूं। गला चिरा है मां, यहां मेरा। अब धीरे धीरे ये सारी बात बताऊंगा। और जब वो बात बताने लगा तो उसके माथे पर ठंडे पसीने के लेप होने लगे। कुलवंत, मेरी जान, मैं तुम्हें नहीं बता सकता मेरे साथ क्या हुआ। इंसान कुड़ी या भी एक अजीब चीज है। शहर में लूट मची तो सबकी तरह मैंने भी उसमें हिस्सा लिया। गहने पाते और रुपए पैसे जो भी हाथ लगे वो मैंने तुम्हें दे दिए। लेकिन एक बात तुम्हें न बताई। ईश्वर सिंह ने खाओं में दर्द महसूस किया और कराने लगा। कुलवंत कौर ने उसकी तरफ तवज्जो न दी और बड़ी बेरहमी से पूछा, कौन सी बात? ईश्वर सिंह ने मूंछों पर जमते हुए लोगों को फूंक के जरिए से उड़ाते हुए कहा, जिस मकान पर मैंने धावा बोला था उसमें 7 आदमी थे। 6 मैंने कत्ल कर दिए इसी कृपान से जिससे तूने मुझे छोड़े से। सुन, एक लड़की थी, बहुत सुंदर। उसको उठा मैं अपने साथ ले आया। कुलवंत कौर खामोश सुनती रही। ईश्वर सिंह ने एक बार फिर फूंक मार के मूंछों पर से लहू उड़ाया। कुलवंत जानी, मैं तुमसे क्या कहूं, कितनी सुंदर थी। मैं उसे भी मार डालता। और मैंने कहा, नहीं ईश्वर सैया, कुलवंत कौर के तो हर रोज मजे लेता है। ये मेवा भी चख देख। कुलवंत कौर ने सिर्फ इस कदर कहा, और मैं उसे कांधे पर डालकर चल दिया। रास्ते में क्या कह रहा था मैं? हाँ, रास्ते में नहर की पटरी के पास थोहड़ की झाड़ियों तले मैंने उसे लिटा दिया। पहले सोचा कि फेंटू, लेकिन फिर ख्याल आया कि नहीं। ये कहते कहते ईश्वर सिंह की जबान सूख गई। कुलवंत कौर ने थूक निकलकर अपना हलक तर किया और पूछा, फिर क्या हुआ? ईश्वर सिंह के हलक से
बमुश्किल अल्फाज निकले। मैंने 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 पत्ता फेंका, लेकिन उसकी आवाज डूब गई। कुलवंत कौर ने उसे चिचोड़ा, फिर क्या हुआ? ईशा सिंह ने अपनी बंद होती हुई आंखें खोली और कुलवंत कौर के जिस्म की तरफ देखा, जिसकी बोटी बोटी थिरक रही थी। वो मरी हुई थी, लाश थी, बिल्कुल ठंडा गोश्त। जानी, मुझे अपना हाथ दे। कुलवंत कौर ने अपना हाथ ईशा सिंह के हाथ पर रखा, जो बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। ठंडा गोश्त। अभी आपने सादत हसन मंटो का लिखा एक खूबसूरत अफसाना सुना। गाइस, एक लंबे इंतराल के बाद, एक लंबे वक्फे के बाद मैं फिर हाज़िर हुआ हूँ। तो मेरी उन दोस्तों से गुजारिश है जो हमारे अफसानों को सुनते हैं लेकिन उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट भी करें। और पुराने दोस्त इस अफसाने की मेहनतों को देखते हुए लाइक तो ज़रूर करें, लेकिन हाँ, मुझे आपके कमेंट अगर मिलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। एक और कहानी के साथ, एक और शॉर्ट स्टोरी के साथ मैं फिर आऊँगा। तब तक के लिए अपने दोस्त रोस्ट आज़म शाह को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।